चलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग एनएलएम का वन शॉट करने जा रहे हैं, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पूरा कंप्लीट करने जा रहे हैं एक वीडियो के अंदर। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत ही यूजफुल वीडियो है आपके फाइनल रिवीजन के लिए, फाइनल टेस्ट रिवीजन के लिए, चाहे वो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एनएलएम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, चूंकि वन शॉट वीडियो है तो बहुत ज़्यादा बात भी नहीं बनाना है। ठीक है, कम टाइम में उसको फिनिश करना है, सही है ना? हाँ ठीक है, चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात आती है फोर्स की। मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग एकदम पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखेंगे यहाँ। चलो चलो रिप्रेजेंटेशन क्या, फोर्स। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, फोर्स क्या है भैया? तो फोर्स क्या है? पुश और पुल। पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, बस और ज्यादा तो लिखना नहीं, विच ट्राई टू चेंज और चेंजेस इट्स स्टेट और नहीं, ठीक है ना, ये सब छोड़ो। तो सिंपल क्या है, ये पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट है। थोड़ा माइक को सही कर लेते हैं। ये क्या है? फोर्स क्या है भाई? पुश और पुल है। अब फोर्स की हम लोग अगर बात कर लें, फोर्स की अगर हम लोग बात कर लें, ऐसा यूनिट तो इसका न्यूटन हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा ये। अब हम लोग अगर फोर्स की बात कर लें तो बेसिकली दो टाइप्स होंगे फोर्स की। बेसिकली दो टाइप्स होगा, एक तो होगा कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होगा भाई नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक है, ये सब बैकग्राउंड म्यूजिक फ्री का मिलता रहेगा। ठीक है, तो ये सब सुनते रहो। तो क्या है? कांटेक्ट फोर्स है, दूसरा क्या है? नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब कांटेक्ट फोर्स क्या है जानते होंगे आप लोग डेफिनेटली। कांटेक्ट फोर्स क्या है? ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में आने से लगे। ठीक है, अब बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, मस्कुलर फोर्स हो सकता है, स्प्रिंग फोर्स हो सकता है, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन। ठीक है, जितने भी फोर्सेस हैं जो टच करके, बॉडी को टच करके, बॉडी के कांटेक्ट में आने के बाद लगता है, उसे हम लोग कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? इसे हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं। इसे हम लोग फील्ड फोर्स भी कहते हैं। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स क्या होगा? सिंपल सा डेफिनेशन, ऐसा फोर्स जो कांटेक्ट में आए बगैर ही लग जाए, बिना टच के, बिना फिजिकल टच के ही लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स कहेंगे। जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स हो गया, दो मैग्नेट एट अ डिस्टेंस रखे हुए हैं और दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इधर रिपल्सिव अट्रैक्टिव हो सकता है लेकिन फोर्स लग रहा है। ठीक है, दो मैग्नेट को सटाने की जरूरत नहीं है, आपस में कांटेक्ट में रखने की जरूरत नहीं है, डिस्टेंस पर भी फोर्स लग जाता है। ठीक है, उसी तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, चार्जेस दो डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, उनके बीच में फोर्स लग रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स, दो मासेस जो है वो अलग अलग जगहों पे रखे हुए हैं और उनके बीच भी फोर्स लग रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी कैसा फोर्स है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। अब हम लोग इसे फील्ड फोर्स भी कहते हैं। रीजन ये है कि ये जो इंटरेक्शन है, ये जो फोर्स लग रहा है वो फील्ड का इंटरेक्शन है। जैसे एक मैग्नेट को हमने यहाँ पे रखा है, दूसरे मैग्नेट को यहाँ पे रखा है, दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जो भी हो। बट एक मैग्नेट को अगर हम लेकर बहुत दूर चले जाएंगे, ऐसा नहीं कि वो कहीं पर भी चला जाएगा तब भी उसको अट्रैक्ट कर लेगा या फिर रिपेल कर लेगा, ऐसा नहीं। तो कहने का मतलब ये कि जब वो एक दूसरे के फील्ड में रहेंगे तभी एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, और इसीलिए इनका नाम क्या दिया गया? फील्ड फोर्स दिया गया। क्लियर बात है? चलिए, तो एग्जांपल तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको जो यहाँ पे पढ़ना है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो आपको पढ़ना है उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में पढ़ना है आपको वेट के बारे में, ये भी ग्रेविटेशन ही है। वेट के बारे में पढ़ना है। वेट क्या है? वेट है ना, किसी भी बॉडी का वेट क्या है? किसी भी बॉडी का वेट है जो अर्थ उस पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रही है। जैसे मेरा वेट कितना होगा? मेरे ऊपर अर्थ जितना फोर्स लगा रही है उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेट कहेंगे। किसका वेट? मेरा वेट। ठीक है, किसी भी बॉडी का इसका वेट क्या होगा? जितना यूनिट या जितना न्यूटन अर्थ इसके ऊपर फोर्स लगा रही है, दैट इज इट्स वेट। क्लियर बात है? तो सिंपली वेट बराबर क्या हो जाएगा? वेट इट इज द फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन बॉडी। जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है, इसका मास क्या है भाई? इसका मास m है, इसका मास m kg है, इसका मास m kg है। तो इसका जो वेट हो जाएगा, वेट w, या वेट होगा या क्या हो जाएगा? m इंटू जी हो जाएगा। m क्या है? मास, और g क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या हम लोग कैलकुलेशन इजी के लिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेते हैं। क्लियर बात है यहाँ तक? चलिए, रही बात कांटेक्ट फोर्स की, तो इसमें हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऐसे तो बहुत सारे कांटेक्ट फोर्सेस हैं, लेकिन हम लोग जो यहाँ पे चर्चा करेंगे वो बात करेंगे नॉर्मल रिएक्शन की।
नॉर्मल रिएक्शन। दूसरी बात हम लोग चर्चा करेंगे टेंशन की, जो कि स्ट्रिंग में होगा, धागे में होगा। और तीसरी बात करेंगे हम लोग स्प्रिंग फोर्स की, ठीक है ना। इतना हम लोग चर्चा करेंगे यहाँ पे। क्लियर बात है? चलिए एक एक करके हम लोग समझते हैं। जल्दी से नोट कीजिए, पॉज करके हम लोग बढ़ते हैं आगे। दिखाते हैं डस्टर कहाँ गया। यहाँ। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे एन से या आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कई बार होता क्या है कि फोर्स का भी यूनिट एन है और इधर भी एन है। अब कंफ्यूजन हो गया भैया कि एन बराबर 50 एन कैसे होगा, है ना। तो आर से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखो नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? जब दो फोर्सेस कांटेक्ट में आएंगे। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे। जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में आएंगे तो क्या होगा? वहां पे फोर्स लगेगा। जैसे सपोज कर लो ये मेरा हाथ है, ठीक है, और ये तुम्हारा चलो कोई नहीं। तो ये मेरा हाथ है और ये मेरा मोबाइल है ना। और यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन की पढ़ाई चल रही है, ठीक है। चलो, तो ये हाथ है, ठीक है, ये हाथ का सरफेस है और ये फोन है, ठीक है। ये हमने अपना मोबाइल फोन रखा है, सेल फोन रखा है। तो ये दोनों सरफेसेस कांटेक्ट में आए तो मेरा हैंड क्या कर रहा है? इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। ये नीचे नहीं गिर रहा है ना, मतलब नीचे नहीं गिर रहा है, तो इसका मतलब कोई तो फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है। अब अर्थ तो फोर्स लगा ही रही है ना इसके ऊपर, तो इसको कोई तो फोर्स है जो इसको बैलेंस कर रहा है, मतलब ग्रेविटी को बैलेंस कर रहा है। अर्थ जो फोर्स इसके ऊपर लगा रही है उसको बैलेंस कर रहा है, तो वो लगा रही है हाथ के द्वारा जो फोर्स लगा नॉर्मल रिएक्शन। अगर हम हाथ यहाँ से हटा ले तो क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा, ठीक है। नहीं गिर रहा है क्योंकि हमारा हाथ जो है इस पे ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, जो इसके वेट को जो नीचे लग रहा है उसको बैलेंस कर रहा है। क्लियर बात है? तो हमेशा ध्यान में रखेंगे साइमल्टेनियसली ये जो फोन है वो हमारे हाथ के ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है। हमारा हाथ इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है नॉर्मल, तो ये साइमल्टेनियसली नीचे की तरफ फोर्स लगा रहा है। क्लियर बात? चलिए है। तो नॉर्मल रिएक्शन कब लगेगा? इट इज अप्लाइड व्हेन टू सरफेसेस कम इन कांटेक्ट। जब दो सरफेसेस क्या होंगे? कांटेक्ट में आएंगे, तब जाकर के क्या लगेगा? नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। क्लियर बात? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि इनका डायरेक्शन किधर होगा, ठीक है। तो इनका जो डायरेक्शन होगा वह कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन इज perpendicular to the कॉन्टैक्ट सरफेस, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे। जैसे सपोज कर लो ये एक सरफेस है बच्चा, ये एक टेबल है, ठीक है, ये एक टेबल है और इस टेबल पे सपोज कर लो एक बुक रखा हुआ है। इस टेबल पे एक बुक रखा हुआ है, फिजिक्स की अच्छी सी बुक, ठीक है। तो इस पे फोर्स लगेगा, ये टेबल क्या करेगा? इसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब देखो कांटेक्ट सरफेस क्या है? हॉरिजॉन्टल है, यही तो है कांटेक्ट सरफेस, यही वाला है जो हमने ब्लू से किया है ऐसे। तो इस पे परपेंडिकुलर कहने का मतलब क्या हो जाएगा? ये ऐसा हो जाएगा, तो ये नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है। आ रही बात समझिए? उसी तरह सपोज कर लो ये अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस, यही टेबल है, इस पर एक बॉल रखा हुआ है ऐसा, तो ये इसका कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया, हुआ ना। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस होगा तो इस पे फोर्स लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। ये हॉरिजॉन्टल है तो इस पे परपेंडिकुलर। अरे बस अगर वही सपोज कर लो कि ये इस तरह से रखा हुआ है, ये यहां पे रखा हुआ है बुक, फिजिक्स वाली बुक यहां पे रखा हुआ है। अब देखो इस पर परपेंडिकुलर, अब कॉन्टेक्ट सरफेस कौन सा हो गया? अब कॉन्टेक्ट सरफेस ये वाला हो गया, ये वाला, ये सरफेस कॉन्टेक्ट सरफेस है। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है तो इस पर परपेंडिकुलर कैसा होगा? इस पे परपेंडिकुलर ये होगा, 90 डिग्री यहाँ से बनना चाहिए ना ऐसे। तो ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया। एन या आर कह सकते हो इसको, एन बाई आर मत समझ लेना। हरी बात समझ लो। और क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं, देखो
और इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं ऐसे, जैसे ये बॉल अगर ऐसे होता, ये यहाँ पे ऐसे होता तो क्या होता, ऐसा लगता नॉर्मल रिएक्शन। ये बॉल अगर दो के बीच में है ऐसे, तो अब दो दो कॉन्टैक्ट सरफेस है, देखो एक यहाँ पे भी है, एक यहाँ पे भी है और एक यहाँ पे भी है, ठीक है। तो ये वाला सरफेस भी क्या होगा, कॉन्टैक्ट सरफेस लगेगा, सॉरी कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा नॉर्मल ऐसे, इस पे परपेंडिकुलर, इसको N1 बोल लेते हैं। और ये वाला सरफेस यहाँ पर भी कॉन्टैक्ट में है ना, तो ये भी लगाएगा, इसको हम लोग N2 कह लेते हैं, ठीक है। जहां जहां पे कांटेक्ट होगा वहां वहां पे कांटेक्ट फोर्स लगेगा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ये हमेशा ध्यान देना है, ठीक है। यहाँ की हम लोग बात कर लेते हैं। देखो अगर ये मान लो इस तरह से कोई सपोर्ट है और यहाँ पर कोई इस तरह का ऑब्जेक्ट, रॉड सपोज कर लो, तो यहाँ पर क्या इसके कांटेक्ट में ये वाला सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे नॉर्मल लगा N1, फिर ये वाला सरफेस कांटेक्ट सरफेस है, तो यहाँ पे फोर्स लगा N2, है ना, ये बिल्कुल ऐसे है ना। तो बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वह कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, वह परपेंडिकुलर लगेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वह कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलो हो गया, तो नॉर्मल रिएक्शन की बात होगी, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हम लोग बात करेंगे टेंशन की। टी से जनरली हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे, और टेंशन लगेगा किसमें, स्ट्रिंग में, धागे में टेंशन लगता है, और वो भी तब जब स्ट्रिंग क्या रहेगा, टाइट रहेगा, स्ट्रिंग क्या रहेगा, स्ट्रेच्ड रहेगा, है ना। धागा स्ट्रिंग स्ट्रेच खींचा हुआ है तभी ना उस पर धागा फोर्स कब लगाएगा, जब एक धागा ऐसे रखा हुआ है फोर्स लगा देगा। जब हम किसी ऑब्जेक्ट को, धागा किसी ऑब्जेक्ट से बंधा हुआ रहेगा और धागा पे फोर्स लगाएगा, तो धागा पहले क्या होगा, स्ट्रेच्ड होगा, टाइट होगा, तब फिर फोर्स लगाएगा वो। तो धागे में जो स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है उसमें क्या है, टेंशन है। तो देखेंगे सबसे पहली बात क्या, इट इज प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग, या आप कह सकते हैं फोर्स अप्लाइड बाय अ स्ट्रिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना। स्ट्रिंग जो फोर्स लगाएगा किसी भी ऑब्जेक्ट पे उसे हम क्या बोलेंगे, टेंशन कहेंगे। क्लियर बात है, ठीक है। अब ये प्रोड्यूस तो होता है स्ट्रिंग में, ठीक है, स्ट्रिंग में प्रोड्यूस होगा। जैसे एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं, धागा में जो टेंशन का जो डायरेक्शन होगा, इतना तो समझ में आ गया, कब प्रोड्यूस होगा, जब स्ट्रेच्ड होगा वो, जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाएगा, ठीक, अच्छी बात। टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, इसको एक सिंपल सा एग्जांपल लेकर के समझते हैं। जैसे यही मेरा फोन था, ये फोन था, ठीक है, यही मेरा फोन था, कुछ तो दिख नहीं रहा है यहाँ पे धागा वागा, खैर चलो कोई बात नहीं, छोड़, उतना है भी नहीं, वन शॉट वीडियो भी है। तो ये यही मेरा फोन था। अब इसको सपोज कर लो धागा से ऐसे बांध करके और इसको ऐसे पकड़े हुए हैं, तब भी ये नहीं गिरेगा। क्यों नहीं गिरेगा, क्योंकि धागा इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। तो धागा किधर फोर्स लगा रहा है, नीचे या ऊपर, ऊपर ना, क्योंकि नीचे तो ग्रेविटी लग रहा है, उसी को तो बैलेंस करना है, उसी को तो बैलेंस कर रहा है ये धागा। क्लियर बात है। तो एक चीज समझ में आता है, यहाँ से हम लोग एक कंक्लूजन निकालते हैं कि स्ट्रिंग का जो डायरेक्शन, जो टेंशन का डायरेक्शन होता है वो अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट होता है, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे देखो ये मान लो सीलिंग है, ये कोई ऑब्जेक्ट का मास है m और ये स्ट्रिंग है, तो ऑब्वियस सी बात है ऑब्जेक्ट पे फोर्स किधर लगेगा, नीचे लगेगा, और ग्रेविटी किधर लगेगा, नीचे, वेट लगेगा। और ये धागा की वजह से ही तो टंगा हुआ है, धागा अगर नहीं होता तो क्या हो जाता है, गिर जाता है नीचे। धागा क्या है, फिर सीलिंग से कनेक्टेड है यहाँ। तो देखो टेंशन का डायरेक्शन देखो किधर है, ये टेंशन ऊपर डायरेक्शन में लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये डायरेक्शन ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये ऑब्जेक्ट की तरफ है या ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। देखो एरो ऐसे कहने का मतलब क्या हुआ, उधर जा रहा है, तो ये एरो इधर जा रहा है, इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है। वही अगर ये नीचे की तरफ होता तो इसका मतलब क्या, ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा होता। तो टेंशन का डायरेक्शन हम लोग किधर लेंगे, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट,
ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज, इसको एकदम याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई। और ये सब जो पढ़ रहे हैं ना, नॉर्मल रिएक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे, ये सब आगे यूज होगा, ठीक है, एनएलएम में। आगे जब हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना, अप्लाई करेंगे, तो उसमें सबका यूज होगा। फिर आपको पता करना होगा कि नॉर्मल रिएक्शन किधर लग रहा है, टेंशन किधर लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है, तो इसलिए ध्यान से समझिए। तो डायरेक्शन ऑफ टेंशन इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। और दूसरी बात, ये ऑब्जेक्ट से अवे तो इधर भी हो सकता है ना, ऑब्जेक्ट से अवे इधर भी हो सकता है, ये भी अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो किधर आके अवे, जैसे हमसे दूर जाने का मतलब क्या हुआ, हमसे दूर जाने का मतलब कोई हमसे दूर जा रहा है तो हमसे, अरे दूर जाने का मतलब, ठीक है, कोई हमसे दूर जा रहा है सपोज कर लो, तो उधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, इधर जा सकता है, आ रही बात समझ में। तो बहुत सारे इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं दूर जाने के, ठीक है। कैसे दूर जा रहा है ये डिपेंड करता है। तो यहां पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, इसका मतलब क्या, ये इधर जा रहा है, तो ये क्या हम लोग बोल सकते हैं, टुवार्ड्स द स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो एक चीज और यहाँ पे मेंशन कर लेंगे, टुवार्ड्स द स्ट्रिंग। अब इसका डायरेक्शन क्या हो गया, फिक्स हो गया भाई, समझ, अंडरस्टैंडिंग हो गया अब हमको कि किधर जाएगा, टुवार्ड्स द स्ट्रिंग, ठीक है। तो ये बात, अब कुछ एग्जांपल करके हम लोग देखते हैं कि टेंशन का डायरेक्शन अब पता होगा या नहीं होगा, अब करने में एबल हुए या नहीं। जैसे देखो, सपोज कर लो ये M1 है, ये M2 है, ठीक है, एक धागा से बंधा हुआ है, ठीक है। इस पे अगर टेंशन हमको शो करना है, आप लोग तो पॉज करके यहीं से शो करो, ठीक है, हम तो बनाना है हमको, ठीक है। तो पॉज करके आप लोग यहीं से शो करेंगे, उसके बाद देखेंगे। देखो यहाँ पे किधर टेंशन लगेगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से दूर जाता हुआ, मतलब इधर T। यहाँ पे पुली है, यह भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, इससे दूर आएगा, इससे दूर जाता हुआ, मतलब इधर पुली से दूर जा रहा है। यहाँ पर भी है, पुली से दूर जा रहा है, यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट है, यह ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, ठीक है। तो ये डायरेक्शंस होंगे टेंशन के। हर एक ऑब्जेक्ट, जहां जहां टेंशन, जहां जहां बॉडी के कांटेक्ट में होगा स्ट्रिंग, या स्ट्रिंग के कांटेक्ट में होगा बॉडी, वहां वहां पे टेंशन आपको शो करना है, ठीक है। एक दूसरा हो सकता है, देखो यहाँ, चलो इसको मिटा देते हैं, देखो एक और हो ही जाएगा। ये M1 है, M2 है, M3 है। यहाँ पर अगर हमें शो करना होगा टेंशन, देखो ध्यान से देखो, अच्छा बढ़िया से देखो, आज लगाओ, तो देखो क्या होगा, एक स्ट्रिंग यहां से यहां तक एक स्ट्रिंग है, M1 और M2 कनेक्टेड है एक स्ट्रिंग से, और फिर M2 और M3 कनेक्टेड है दूसरा स्ट्रिंग से, ठीक है। तो एक स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा हर जगह पे यूनिफॉर्म। स्ट्रिंग अगर चेंज करेगा तो उसमें टेंशन भी अलग हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर देख, T1 T2 कर लेते हैं, यहाँ पे होगा तो T1 अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, ये भी अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, T1 T1, और ये भी T1, ऑब्जेक्ट से दूर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट से दूर, ऑब्जेक्ट से दूर, ठीक है। और यहाँ पर जब हम शो करेंगे, देखो यहाँ पे जो टेंशन लगेगा M2 से दूर जाएगा, तो M2 से दूर आया, इधर T2 नाम दिए इसका, क्योंकि स्ट्रिंग चेंज हो गया ना, तो टेंशन अलग हो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये T2 M3 से दूर जाएगा, ठीक है। आज बात समझ में, तो थोड़ा सा लिख लेंगे यहाँ पे एक पॉइंट, आइडियल स्ट्रिंग जो होगा इज मासलेस। आइडियल स्ट्रिंग जो होता है मासलेस होता है, एंड इनएक्सटेंसिबल, और वह क्या होगा, इनएक्सटेंसिबल होगा। आइडियल स्ट्रिंग जो होगा वह मासलेस होगा, ऐसा माना जाता है। अब प्रैक्टिकली तो ऐसा एग्जिस्ट करता नहीं, ऐसा कोई रस्सी जिसमें कोई मास ही ना हो, ठीक है, मैटर का बना हुआ है तो मास तो होगा ही ना। तो बट हम लोग क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल, नेग्लेक्ट करके चलते हैं उसको। तो आइडियल स्ट्रिंग क्या है, मासलेस है, और दूसरा इनएक्सटेंसिबल है, मतलब उस पर फोर्स लगाएंगे, उसको स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे तो उसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगा, उसका लेंथ इंक्रीज नहीं करेगा। क्लियर बात है, चलिए यहां तक नोट कीजिए, जल्दी पॉज करके। चलो बच्चों, थर्ड जो अपना है कॉन्टैक्ट फोर्स, जिससे अपना काम चलाना है, वो है क्या, स्प्रिंग फोर्स। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, स्प्रिंग फोर्स की बात हम लोग करते हैं, इसको जनरली एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या है, फोर्स अप्लाइड बाय स्प्रिंग, है ना।
स्प्रिंग के द्वारा जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स कहेंगे। अब देखो सिंपल सी बात है कि स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कब करेगा, है ना। तो स्प्रिंग फोर्स अप्लाई कब करेगा, अगर बेचारा ऐसे ही स्प्रिंग रखा हुआ है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है किसी के साथ धक्का मुक्की करने की, ठीक है। ये कोई फोर्स नहीं लगाएगा। एक स्प्रिंग ऐसे ही पड़ा हुआ है वेल, वो क्या फोर्स लगाएगा किसी के ऊपर, कोई फोर्स नहीं लगाएगा। इसका एल नॉट है और ये के है। एल नॉट है बच्चों, एल नॉट को हम लोग बोलते हैं नेचुरल लेंथ, इसको हम लोग नेचुरल लेंथ कहेंगे। और के जो इसका होगा वो होगा स्टिफनेस, इसको हम लोग स्टिफनेस कहेंगे या स्प्रिंग कांस्टेंट कहेंगे। और स्प्रिंग कांस्टेंट इसको हम कहेंगे, ठीक है। अब देखो स्प्रिंग को अगर स्ट्रेच किया जाए, ठीक है, सिंपल सी बात है, यहीं पे दिखाता है ताकि स्लो हो जैसे इस एंड को फिक्स कर दिया जाए, दूसरे तरफ फोर्स लगा करके खींचा जाए, ठीक है, तो ऐसे बढ़ जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे मान लो कि ये ब्लॉक कनेक्ट करके और इसको खींच रहे थे, एक एक्सटर्नल फोर्स लगा करके, दिख रहा है उधर, ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें लेंथ कितना बढ़ा है इसका, पहले तो इतना बड़ा था ना, यहाँ से यहाँ तक था, अब इतना बढ़ गया इसका लेंथ, ये मान लो एल लेंथ, एक्स लेंथ बढ़ गया। स्प्रिंग फोर्स जो होगा यहाँ पे एफ एस, स्प्रिंग फोर्स तो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर स्प्रिंग इधर फोर्स लगेगा, ठीक है। स्प्रिंग को आप खींचे ऐसा पकड़ के, ठीक है। अब स्प्रिंग क्या कर रहा है, इधर फोर्स लगा रहा है, इधर लगा रहा है। अब जब तक रोके हो तब तक रुका हुआ है, जब तक उतना फोर्स लगा रहे हो तब तक रुका हुआ है, जैसे ही छोड़ेगा मारे हड़ा समझे। तो फोर्स जो है, स्प्रिंग फोर्स जो है वो एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर खींचा है ये वापस नेचुरल लेंथ में आना चाहेगा। यहाँ पर जो एफ एस होगा, एफ एस इज इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस के इंटू एक्स हो करेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो माइनस के इंटू एक्स, जहाँ पे एक्स क्या है, इलोंगेशन है, जितना बड़ा है, टोटल लंबाई नहीं, जितना बड़ा है इलोंगेशन जितना हुआ है वो। दूसरी बात, अगर हम इसको कंप्रेस करें, सपोज कर लो, अगर फोर्स लगा करके इसको कंप्रेस कर दिया जाए ऐसे, ये सपोज कर लो एक्सटर्नल फोर्स लगा करके इसको दबा दिया गया, तो पहले इतना लंबा था, ठीक है, अब पहले इतना लंबा था ना, अब इतना लंबा हो गया। तो मान लो ये डिफॉर्मेशन है, मतलब शॉर्ट जो मतलब कंप्रेशन है, कंप्रेशन समझ लो, ये वाई कंप्रेशन, कितना लेंथ कम हो गया, वाई लेंथ कम हो गया। तो इस कंडीशन में पहली बात तो ये कि फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, इधर स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा। एक स्प्रिंग को दबाओ ऐसे करके, दबाया, है ना, ये क्या करेगा, फोर्स उधर लगा रहा है ना, जैसे ही छोड़ोगे वैसे मार धाड़ जाएगा ना। तो स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग फोर्स हमेशा सोचना कि स्प्रिंग क्या है, नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, स्प्रिंग हमेशा नेचुरल लेंथ में आना चाहता है, उससे उसका डायरेक्शन पता चल जाएगा। अगर खींच करके लंबा किए हो तो वापस आना चाहेगा छोटा लेंथ में, अपना जितना लेंथ था। अगर छोटा किए हो तो वापस आना चाहेगा, अपना लेंथ पर लेंथ मेंटेन करना चाहेगा। तो यहाँ पर जो स्प्रिंग फोर्स होगा एफ एस, ये क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू वाई। क्लियर बात है, ऐसा। तो आप कह सकते हो कि स्प्रिंग फोर्स जो होगा, आप एक लाइन में बोल सकते हो डेफिनेशन इसका या फॉर्मूला, एफ स्प्रिंग जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस के इंटू डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में दोनों चीज आ गया, अगर इलोंगेशन है तो इलोंगेशन, कंप्रेशन है तो कंप्रेशन। क्लियर बात है, ये चीज जल्दी नोट करेंगे पॉज करके। हम लोग अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं, स्प्रिंग फोर्स से रिलेटेड, और जरा देखते हैं। पिछले केसेस में हमने देखा कि जहां पे इलोंगेशन हो रहा था या कंप्रेशन हो रहा था, तो सिंपली आप क्या कर रहे थे, के इंटू एक्स अप्लाई कर रहे थे, के इंटू वाई अप्लाई करते थे, जो भी डिफॉर्मेशन है उसमें, एक्स हो वाई हो जो कुछ भी हो, ठीक है। अब हम लोग एक सिचुएशन देखते हैं, यहाँ पे एक स्प्रिंग है, सपोज कर लो ये स्प्रिंग है बच्चे, इसका नेचुरल लेंथ है एल नॉट, एल नॉट इसका नेचुरल लेंथ है और इसका स्टिफनेस क्या है, के है। अब सपोज कर लो ये कनेक्टेड है, इधर ब्लॉक है कनेक्टेड M1 और M2, है ना, ये M1 ब्लॉक है और ये M2 ब्लॉक है, ठीक है। अब क्या किया जा रहा है, इसको फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इस पे, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके खींचा जा रहा है इसको। तो सपोज कर लो इसमें इलोंगेशन इस तरह से है, दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करके खींचा जा रहा है, दोनों तरफ फोर्स अप्लाई करके खींचा जा रहा है। इधर सपोज कर लो F1 फोर्स अप्लाई किया, F1, और इस पर M2 पे जो अप्लाई किया था वो F2 अप्लाई किया था, एक्सटर्नल फोर्स है दोनों, और इस तरह से बढ़ा कि ये इधर बढ़ा X1
और इधर बढ़ा x2, ठीक है, ऐसा हुआ। अब बताओ स्प्रिंग फोर्स कितना होगा इस केस में, स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, फाइंड द स्प्रिंग फोर्स इन दिस केस। इस केस में आपको स्प्रिंग फोर्स पता करना है कि बताओ भैया स्प्रिंग फोर्स कितना होगा। तो बड़ा सिंपल सा है, सिंपल सा फंडा है। स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, अगर हम लोग मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा, k इंटू डिफॉर्मेशन, माइनस साइन तो बस शो करेगा, k इंटू डिफॉर्मेशन। अब देखो डिफॉर्मेशन कितना है इसमें, स्टिफनेस तो k है, ठीक है, अच्छी बात है। डिफॉर्मेशन कितना है, पहले इतना लंबा था, अब कितना बढ़ गया, इधर x1 बढ़ा है और इधर x2 बढ़ा है, तो टोटल डिफॉर्मेशन क्या हो गया, x1 प्लस का x2, तो x1 प्लस का x2 हो गया। तो बस ये हो गया स्प्रिंग फोर्स। क्लियर बात है, आएंगे समझ में, नोट कीजिए जल्दी से। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्री बॉडी डायग्राम की, ठीक है, जो कि एनएलएम अप्लाई करने के लिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अप्लाई करने के लिए एकदम फंडामेंटल है, ये आना ही चाहिए। फ्री बॉडी डायग्राम मतलब किसी भी बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, किसी भी सिस्टम का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, ठीक है। अब ये सिस्टम क्या होता है हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, आगे बढ़ेंगे हम लोग, जब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एप्लीकेशन बताएंगे तो उसमें बात की जाएगी। लेकिन फिलहाल समझिए फ्री बॉडी डायग्राम क्या है। फ्री बॉडी डायग्राम में हमको बॉडी को फ्री कर देना है, नाम से क्लियर है, फ्री बॉडी डायग्राम मतलब जिस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, एफबीडी बनाना है, उसको हम लोग क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे। फ्री कहने का मतलब कि वह किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, वह किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, अगर है भी तो उसको हटा देना है, हट जाओ भाई, ठीक है। उसका इफेक्ट रहेगा, उस कांटेक्ट के कारण क्या इफेक्ट है वो रहेगा, मतलब अगर धागे से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो उसका टेंशन शो करेंगे वहां पे। अगर किसी बॉडी के साथ कांटेक्ट में है तो उसका नॉर्मल रिएक्शन वहां पे शो करेंगे, लेकिन वो बॉडी शो नहीं होगा, सिर्फ वही बॉडी शो होगा जिसका एफबीडी बनाना है। क्लियर बात है। चलिए, तो इसमें सबसे पहली बात क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम, इसको हम लोग बच्चों शॉर्ट में कहेंगे एफबीडी, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। चलिए, फ्री बॉडी डायग्राम एफबीडी, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो एक बात याद आ गया, कोटा वाले ये एफबीडी उनके लिए बहुत ही ये है मेमोरेबल एक ये है, एपीडी को भी वो एफबीडी कहते हैं, ठीक है। एक रेस्टोरेंट है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो वो अपने नेम से जितना नहीं जाना जाता, एपीडी के नेम से जितना नहीं जाना जाता, उतना एफबीडी के नेम से जाना जाता है, वो एफबीडी ही नाम पड़ गया उसका। खैर चलिए बढ़ते हैं आगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमको क्या करना है बच्चों, चलो देखो एक एग्जांपल से सबसे पहले समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों कि ये एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। इसका मास क्या है बच्चों, m, इसका मास m। फ्री बॉडी डायग्राम में बेसिकली हम लोग फोर्सेस को शो करते हैं जो बॉडी के ऊपर लगता है, उस सारे फोर्सेस को शो करेंगे जो बॉडी पे लगता है, लेकिन बॉडी किसी के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, उसको एकदम फ्री कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो लग रहा है नीचे mg जो कि वेट है इसका, और दूसरा क्या लग रहा है, इस धागे के कारण ऊपर की तरफ लगेगा टेंशन। इस बॉडी पे, ये जो बॉडी है, बॉडी, इस बॉडी पे बताइए और कोई फोर्स लग रहा है, इसके अलावा कोई फोर्स नहीं। तो इसका जब हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बच्चों तो सिंपल ऐसे शो कर देंगे, ये बॉडी है हमारा, इस पे नीचे की तरफ लग रहा है mg, इसको नीचे की तरफ mg शो कर देंगे, ये तो फील्ड फोर्स है, कोई बात नहीं। ये इसके साथ कांटेक्ट में है, धागे के साथ कांटेक्ट में, तो धागा हटा देंगे, सिर्फ उसके कारण जो फोर्स लग रहा है जिस डायरेक्शन में जितना, उसको शो कर देंगे। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम किसका, इस ब्लॉक का। क्लियर बात है। इसमें स्टेप्स क्या कहता है उसको जरा देखिए। सबसे पहला स्टेप, इन फ्री बॉडी डायग्राम, इन फ्री बॉडी डायग्राम, इन फ्री बॉडी डायग्राम ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी इज शोन, है ना, उसको दिखाया जाता है, इज शोन। दूसरी बात क्या, इसमें क्या कहते हैं, इसके लिए क्या करना होता है, फ्री द बॉडी, इसके लिए बॉडी को आप फ्री कर दीजिए। शो ऑल फील्ड फोर्सेस, फील्ड फोर्सेस जो भी लग रहा है इसके ऊपर शो करना है। ऑब्वियसली इसमें क्या होगा, मैक्सिमम केसेस में फील्ड फोर्स में क्या रहेगा, सिर्फ mg रहेगा, ठीक है।
अब ये अनदर बात है कि थोड़ा सा इसको और ट्विस्ट कर दिया, कहीं से इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, कहीं से मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है, तो वो अनदर बात है, बट एनएलएम की बात हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो सो ऑल फील्ड फोर्सेस, जो भी फील्ड फोर्सेस होगा उसको शो करना है। आगे रिमूव कॉन्टैक्ट, जो भी कॉन्टैक्ट इस पे जिसके साथ कॉन्टैक्ट में, रिमूव कॉन्टैक्ट बाय कॉन्टैक्ट फोर्सेस, है ना। जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं उनको हटा देना है और सिर्फ क्या रहेगा, कॉन्टैक्ट फोर्स रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मान लें, एक और देखिए यहाँ पे, जैसे वो टेबल वाला जो था इस पर ये रखा हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉक है, इसका मास मान लो m1 है ना, m1 है, इस ब्लॉक का मास m1 है। इसका अगर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो देखो सबसे पहले क्या करना होगा, इस बॉडी पे नीचे की तरफ क्या लगेगा, mg लगेगा, m1g लगेगा फील्ड फोर्स, वेट इसका लगेगा। और दूसरी बात, टेबल के कारण क्या लगेगा, नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे क्या कर देना है, नॉर्मल रिएक्शन शो कर देना है, बन गया एफबीडी, सिंपल। तो एफबीडी में यही चीज ध्यान में रखना है, क्लियर बात है। नोट करेंगे, इसको नोट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल भी हम लोग आते हैं, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी से नोट करो, जल्दी 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 पॉज करो। चलो बच्चे, अगला सवाल। अरे ये खांसी, अरे ये सर्दी तो कब जाएगी, बलून में कब जाएगी। चलो तो ये बच्चों मान लिया m1 है और ये m2 है, ये एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग से ऐसे लटका होगा, लगता है वो नहीं, ठीक है। आपको शो करना है, आपको यहाँ पे डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है आपको। अगर m1 का बनाओगे, देखो m1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो m1 को सबसे पहले फ्री करना होगा सबसे। अब फील्ड फोर्स में क्या लगेगा, नीचे लगेगा m1 इंटू जी, और ये स्ट्रिंग के कारण ऊपर डायरेक्शन में लगेगा टेंशन, एकदम क्लियर बात है। दूसरी बात, ये m2 है, m2 भैया जी इधर आ जाइए, फ्री कर दी इसको, नीचे क्या लगेगा m2 इंटू जी ग्रेविटी, और ऊपर क्या लगेगा, टेंशन, ये टेंशन हो गया, कहानी खत्म है। ये एक ही स्ट्रिंग है ना, यहां से लेकर के यहां तक, तो टेंशन तो यूनिफॉर्म होगा, अरे बस में एक ही स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा एवरीवेयर, ठीक है। तो ये चीज है, आ रहा है समझ में, कंफर्म। चलिए अब हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की। अब हम लोग इतना सीख चुके हैं कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई किया जा सके। चलो तो बच्चे हम लोग बात करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। आपको पता है पहला लॉ कहता है कि कोई भी बॉडी पे, किसी भी बॉडी पे अगर नेट आउटसाइड फोर्स जीरो है, आउटसाइड फोर्स का मतलब एक्सटर्नल फोर्स, अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो का मतलब ये हुआ बच्चों कि या तो उसके ऊपर कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, या फिर दूसरी बात अगर लग रहा है तो सबका रिजल्टेंट क्या है, जीरो। एक इधर से लगा, एक इधर से लगा, हो गया रिजल्टेंट जीरो, दोनों का इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन, जीरो हो गया। या फिर और डिफरेंट डायरेक्शंस में लग रहा है जिसका रिजल्टेंट ऐड करके क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो अगर नेट आउटसाइड फोर्स जीरो है तो बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब अगर बॉडी रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, अगर वह मोशन में, अगर वह चल रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ही नहीं है। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज नहीं कर रहा है, वेलोसिटी अगर चेंज करता तो एक्सेलरेशन होता ना, कंफर्म बात है। चलिए तो ये बात समझना जरूरी है। कहता है इफ नेट आउटसाइड या नेट एक्सटर्नल फोर्स acting on a body is zero, is zero है, then body have no any acceleration, that is इसका मतलब ये हुआ if body is at rest, it remains at rest, अगर बॉडी रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। अगर बॉडी मूव कर रहा है, बॉडी इज इन मोशन, हाँ लेके आ जाओ यहीं पे, हम भी चलते हैं चढ़ के। ए बॉडी इज इन मोशन, इट कंटिन्यूज
its motion with constant velocity। आए बच्चों समझ में? फर्स्ट लॉ। सेकेंड लॉ कहता है, सेकेंड लॉ कि बॉडी पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं किसी भी बॉडी पे, तो जिस रेशियो में हम फोर्स लगाएंगे उसी रेशियो में उसका लिनियर मोमेंटम क्या होगा, चेंज करेगा। इसका कहने का मतलब कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम जो होगा, द रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। मतलब जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उसके लिनियर मोमेंटम चेंज करने का जो रेट है उतना ही ज्यादा होगा, जितना कम लगाएंगे उतना ही कम होगा। इसको समझिए, कहता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ linear momentum, the rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on it। कहने का मतलब कह सकते हैं आप एफ एक्सटर्नल भी कह सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों तो एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनली होगा, dp बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ लिनियर मोमेंटम। इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब हो जाएगा बच्चे एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू dp बाई dt, क्योंकि इस केस में कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन को इक्वालिटी से एक्सचेंज करने के लिए कांस्टेंट यूज करेंगे, और यहाँ पर कांस्टेंट का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एफ एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे डी पी को हम लिख सकते हैं एम बी, लिनियर मोमेंटम को मास इंटू वेलोसिटी लिख सकते हैं बाई डी टी। अब अगर मास कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम अगर कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, डीवी बाई डी टी। तो एफ एक्सटर्नल बराबर यहां से आ जाता है एम इंटू डीवी बाई डी टी, क्या हो जाएगा ए, एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो ये आ गया एफ एक्सटर्नल बराबर एम इंटू ए। क्लियर बात है? ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला तभी हम लोग अप्लाई करेंगे जब m क्या होगा, कांस्टेंट होगा, जब मास कांस्टेंट होगा, क्योंकि मास कांस्टेंट था तभी वो डिफरेंशिएशन साइन से बाहर आया था। अगर ये कांस्टेंट नहीं होगा तो ये बाहर नहीं आएगा। आ रही बात समझ में? नोट कीजिए जल्दी से। चलो थर्ड मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ये कहता है थर्ड जो है वो कहता है बच्चों एक्शन एंड रिएक्शन। वो एक्शन और रिएक्शन के बारे में बताता है। एक्शन कहने का मतलब जो फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है, और रिएक्शन कहने का मतलब कि जो बॉडी किसी के ऊपर लगा रहा है। तो एक्शन और रिएक्शन दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड वाइज। मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा, सेम होगा, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल होगा, और डायरेक्शन उनका क्या होगा, अपोजिट होगा। ठीक है, जैसे कि देखते हैं यहाँ पे एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। यह मैग्नीट्यूड में क्या होंगे बच्चे, इक्वल होंगे, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, और उनका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, डायरेक्शन क्या होगा, अलग अलग होगा, एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जैसे कि देखेंगे यहाँ पे, जैसे देखो यहाँ पे, जैसे ये टेबल था, ये वाला एग्जांपल हमेशा रहेगा हम लोग का, ये टेबल था और ये ब्लॉक या बुक या बॉडी कुछ भी रखा हुआ था। तो बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, बॉडी के ऊपर, ये इसके ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ये लगा है ना। तो बॉडी के ऊपर जो लग रहा है ना, किसी बॉडी के किसी हमने जो जिसको सिस्टम माना, हमने जिसको बॉडी माना है, हम जिसको कंसीडर कर रहे हैं, उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या है, एक्शन है। इसने इसके ऊपर लगाया, दैट इज एक्शन, ये एक्शन है। अब इसके बदले में ये क्या करेगा, ये भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो ये टेबल पे फोर्स लगाएगा, ये टेबल पर भी एन ही फोर्स लगेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिएक्शन। ठीक है, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा ना, जितना इसका मैग्नीट्यूड होगा उतना ही इसका भी मैग्नीट्यूड होगा। अगर ये 10 न्यूटन फोर्स लगा है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 10 न्यूटन ही होगा। थर्ड लॉ ऑफ मोशन। क्लियर बात है? चलिए, तो यहां तक बात क्लियर हो गई न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की। अरे भाई ये वायर कैसा फंस जाता है। अब हम लोग बात करेंगे कि इन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का अप्लाई कैसे करें हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। हाउ टू अप्लाई दिस लॉ ऑफ मोशन, ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सके। अब अच्छा हो जाएगा। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, इनको आपको ध्यान में रखना है और हर किसी में यही अप्लाई करना है एकदम आराम से।
और सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। चलो देखो, हाउ टू अप्लाई NLM टू सॉल्व प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम लोग NLM का यूज कैसे करेंगे, चलिए जरा देखिए। NLM कहने का मतलब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। इसमें सबसे पहला कहता है स्टेप नंबर 1 कहता है डिसाइड द सिस्टम। सबसे पहला काम क्या है, सिस्टम को डिसाइड करना है। अब सिस्टम को कैसे डिसाइड करेंगे, सिस्टम क्या हो सकता है, ठीक है। तो सिस्टम में आपको कोशिश करना है कि देखो सिस्टम क्या हो सकता है। सबसे पहले सिस्टम एक पार्टिकल हो सकता है, एक बॉडी हो सकता है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स हो सकता है, ग्रुप ऑफ बॉडीज हो सकता है, बॉडीज इन कांटेक्ट हो सकता है, बॉडी कनेक्टेड हो सकते हैं स्ट्रिंग से। तो ये सारी चीजें हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि जितना भी सिस्टम के अंदर में कंपोनेंट रहेगा, अगर एक से ज्यादा है तो मान लो 2 बॉडीज ले रहे हैं, 3 बॉडीज ले रहे हैं, 5 बॉडी ले रहे हैं, तो सबका एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए। एक्सेलरेशन सेम इन द सेंस कि उनका डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए और मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल हम लोग देखते हैं, डिसाइड द सिस्टम। सिस्टम क्या हो सकता है, सिस्टम में बी अ पार्टिकल, अ बॉडी और group of bodies in contact or group of bodies connected with a string या strings बोल लीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है इसमें पॉइंट, इंपॉर्टेंट ये है acceleration of each component of a system must be same। सारे का एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सारे जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एज फॉर एग्जांपल देखते हैं हम लोग, जरा एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल से ज्यादा समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो ये ऐसे मूव कर रहे हैं, मान लो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। ये ब्लॉक है, A है, B है और ये C है। अब अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये सबका एक्सेलरेशन क्या है, सेम है, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम है और मैग्नीट्यूड भी सेम है। तो इन तीनों को हम सिस्टम मान सकते हैं, इन तीनों को हम एक सिस्टम मान सकते हैं। एक सिस्टम के अंदर में हम इन तीनों को मान सकते हैं, इनको हम सिस्टम मान सकते हैं। सिस्टम है। लेकिन सपोज कर लो कि इन्हीं में से ऐसे इस तरह से है, A है, B है और ये C है। इनका भी ये इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन A है। लेकिन अब हम इन तीनों को सिस्टम नहीं मान सकते, इनको हम ऐसे 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 हम सिस्टम नहीं मान सकते, ये गलत हो जाएगा। क्योंकि मैग्नीट्यूड तो A है लेकिन इसका डायरेक्शन अलग है, ये नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, इसका एक्सेलरेशन राइटवर्ड है। तो हम इन तीनों को सिस्टम नहीं मान सकते, ठीक है। हम इन दोनों को सिस्टम मान सकते हैं, इनको मान सकते हैं अलग और इसको मान सकते हैं अलग, लेकिन तीनों को हम नहीं मान सकते। तीनों को सिस्टम मानेंगे गलत हो जाएगा। क्लियर बात है। तो ये ध्यान रखना है सिस्टम को चूज करते टाइम। तो ये पहला है। आगे हम लोग बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पे। चलो बच्चे, सिस्टम डिसाइड हो गया। चलिए आगे आते हैं सेकंड स्टेप जो है, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 कहता है मेक FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। देखे ना, यूज आ गया फ्री बॉडी डायग्राम। पहला क्या करना है, सिस्टम डिसाइड करना है, दूसरा क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम करना है, और तीसरा थर्ड जो है स्टेप नंबर 3, ये अल्टरनेट, ये मतलब ऑप्शनल है अगर ऐसा हुआ तो, ठीक है। रिजॉल्व, ये कहता है रिजॉल्व इंक्लाइंड फोर्स, या अगर एक से ज्यादा है तो फोर्सेस, इफ एनी, अगर कोई है। इंक्लाइंड फोर्स कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इस पर ऐसे फोर्स लगा है, टेंशन फोर्स, धागा से ऐसे करके खींचा जा रहा है। अब इसको हमने मान लिया एक्स एक्सिस, इसको हमने मान लिया वाई एक्सिस,
तो अब ना तो ये एक्स एक्सिस की तरफ है ना ही वाई एक्सिस की तरफ है। मान लो एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है। बाकी सारे फोर्सेस जो है हमारे या तो एक्स एक्सिस की तरफ है या फिर वाई एक्सिस की तरफ है। तो हम इसको क्या कर लेंगे, रिजॉल्व कर लेंगे। रिजॉल्व करने का मतलब रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आपको आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो प्लेलिस्ट में जाएंगे, वेक्टर सर्च करेंगे, ठीक है। वेक्टर में जाकर के रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर आप देख लेंगे, उसका अलग अलग पार्ट बनाया हुआ है वीडियो का, तो रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर का अलग है, उसमें देख लेंगे, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। खैर, आपको वेक्टर तो आना ही चाहिए अगर आप एनएलएम पढ़ रहे हैं तो। दूसरी बात ये कि ये वन शॉट वीडियो है, ठीक है, तो आपको प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट है वो आपके क्लियर होने चाहिए। खैर, तो यहाँ पर देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसके दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो एक्स एक्सिस की तरफ आएगा और दूसरा वाई एक्सिस की तरफ आएगा। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी एक्स, टी का एक्स कंपोनेंट ये क्या हो जाएगा, टी कॉस थीटा, और वाई कंपोनेंट क्या हो जाएगा, टी वाई बराबर टी साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे अगर ऐसा रहेगा तो, अगर इंक्लाइन फोर्स रहेगा तो। और स्टेप नंबर 4 कहता है अप्लाई एफ नेट। एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए along बोथ एक्सिस, है ना, दोनों एक्सिस की तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ भी और वाई एक्सिस की तरफ भी अप्लाई करें, जिधर आपको अप्लाई करने का जरूरत है। मतलब कि आप देखेंगे जहां पे जरूरत होगा, अगर एक्स कंपोनेंट एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स और एफ वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई। यहाँ पे एफ एक्स क्या है, नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस। नेट फोर्स याद रखेंगे, नेट फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स, टोटल फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस। और अगर वाई डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं तो एफ वाई कहने का मतलब टोटल फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस, नेट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस या रिजल्टेंट फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू ए वाई, मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। क्लियर बात है, जल्दी से नोट करेंगे इसको। अब ये 4 स्टेप्स को यूज करके हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम्स। कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, चलो जल्दी नोट करो। देखो भाई, कहता है वही वाला एग्जाम्पल जो हम लोग सदियों से लेकर लेते आ रहे हैं, ठीक है। ये इसका मास m है, m kg है, कहता है फाइंड, m kg है, कहता है फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। आप क्या करो, स्ट्रिंग में टेंशन पता करो कितना है। देखो बड़ा सिंपल सा बात है, सबसे पहला काम क्या है, सिस्टम डिसाइड करना। अब यहाँ पर एक ही तो ब्लॉक है, इसको सिस्टम मान लो, ठीक है। चलो भैया मान लिया, स्टेप नंबर 1 सिस्टम डिसाइड कर लिया पहला। स्टेप नंबर 2 क्या कहता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया। नीचे लगा mg, ऊपर लगा t, और तो कोई फोर्स है नहीं। तीसरा का कोई जरूरत है नहीं क्योंकि यहाँ पे कोई इंक्लाइन फोर्स है नहीं। और चौथा क्या कहता है, चौथा कहता है एफ एक्स बराबर एम इंटू एक्स, इसका जरूरत नहीं है क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं है। आगे क्या कहते हैं, एफ वाई बराबर एम इंटू ए वाई, हाँ वाई डायरेक्शन में तो फोर्स है। तो देखिए अप्लाई कीजिए, वाई डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, ऊपर लग रहा है टेंशन और नीचे लग रहा है mg। तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा भाई, ऊपर वाला पॉजिटिव और नीचे वाला निगेटिव, तो t माइनस mg इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, m इंटू ए वाई। अप्लाई करो तो m इंटू ए वाई कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि ये बॉडी तो मूव ही नहीं कर रहा है। मूव नहीं कर रहा मतलब एक्सेलरेशन नहीं है, रुका हुआ है। तो t इज इक्वल्स टू क्या आ गया भाई, mg, ठीक है। तो ऐसे बनाएंगे, टेंशन बराबर क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। क्लियर बात है, आया समझ में। चलिए ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था आपको समझाने के लिए सिर्फ। आते हम लोग अगले सवाल में, नोट कीजिए इसको। चलो ये अगला क्वेश्चन है और देखेंगे इसको। इसमें कहता है एक 4 kg का ब्लॉक है और एक 2 kg का ब्लॉक है। एक 4 kg का ब्लॉक है, दूसरा 2 kg का ब्लॉक है। दोनों कॉन्टैक्ट में रखा हुआ है और दोनों का स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है। स्मूथ सरफेस कहने का मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। यहाँ पे फ्रिक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग अलग पार्ट में करेंगे क्योंकि ये खुद एक लंबा सा पोर्शन हो जाता है, तो यहाँ हम लोग एनएलएम ही रहने देते हैं। तो ये स्मूथ सरफेस है मतलब कोई फ्रिक्शन नहीं है। पीछे से 4 kg वाले ब्लॉक को पुश किया जा रहा है 24 न्यूटन का फोर्स लगा करके। आपसे पूछा जा रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। और दूसरी बात पूछ रहा है नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन द ब्लॉक्स। ब्लॉक्स के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये बताओ। चलो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहली बात क्या है, सिस्टम बनाना। अब सबसे पहले आपको देखना है कि अब यहाँ पे 2 ब्लॉक है, तो देखो दोनों ब्लॉक एक सिस्टम मान सकते हैं कि नहीं मान सकते। अब फोर्स ऐसे लगा रहे इधर, ऑब्वियस सी बात है दोनों मूव करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। तो हम इन दोनों को ही क्या मान सकते हैं, एक सिस्टम मान सकते हैं। तो जरा देखो तो पूरा सिस्टम जो अपना हो जाएगा, पूरा सिस्टम ये हो गया 4 kg प्लस 2 kg, है ना,
4 + 2, तो ये टोटल कितना हो गया 6 kg हो गया, 6 kg का। हाँ, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या है, एक 24 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 24 न्यूटन, नीचे लगेगा mg मतलब 6g, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और कोई फोर्स है नहीं, ठीक, सिंपल बात। एक्सेलरेशन इसका है a, इधर की तरफ, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, है ना, दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो एक्सेलरेशन सेम है। अब देखो बड़ा सिंपल है, यहाँ पे अप्लाई करोगे। अब तीसरा क्या है, इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना। तीसरा स्टेप इंक्लाइन फोर्स को रिजॉल्व करना। यहाँ पर कोई इंक्लाइन फोर्स है ही नहीं, रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं। तो चौथा स्टेप डायरेक्टली अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू ए एक्स। मतलब सिग्मा एफ एक्स कहने का मतलब, सिग्मा कहने का मतलब समेशन, एफ एक्स कहने का मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस। तो एक्स डायरेक्शन में लगने वाले सारे फोर्सेस कौन से हैं, बस यही तो एक है 24 न्यूटन। तो 24 इज इक्वल्स टू एम, मास कितना है भाई 6, एक्सेलरेशन कितना है ये पता करना है ए। तो ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 24/6 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो ऐसे ही कैलकुलेट हो गया, ठीक है। वाई डायरेक्शन हमको लगाने की जरूरत नहीं है, वाई डायरेक्शन में तो कुछ पूछा नहीं है, तो लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूछता आर पूछता तो हम लोग कैलकुलेट करते इसको, लेकिन जरूरत नहीं। अब रही बात कि इन दोनों के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, ठीक है। एक चीज जरा समझो, देखो सिंपल सी बात है, क्या बताएं कैसे बताएं, ठीक, चलो छोड़ो। देखो यहीं पे देखो, ये 4 kg का ब्लॉक है और इसके बगल में 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है, इसके बगल में 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ है ना, 2 kg का ब्लॉक रखा हुआ। अब फोर्स तो लगाया जा रहा है 24 न्यूटन का, किसके ऊपर, 4 kg ब्लॉक के ऊपर, है ना। 4 kg ब्लॉक के ऊपर 24 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है ना। अब बताओ ये 2 kg वाला क्यों चलेगा, ये 2 kg वाला ब्लॉक क्यों चलेगा, क्योंकि ये 4 kg वाला ब्लॉक इसको पुश करेगा, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, डस्टर कहाँ गया, अगर हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, अगर हम लोग इसका एफबीटी बनाएंगे, अगर हम लोग इसका एफबीटी बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 kg वाले का बनाओ, 4 kg वाले का बनाओ तो क्या हो जाएगा, इधर लगा 24 न्यूटन, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन कुछ, है ना, आर बोल दो इसको या R1 कर दो, नीचे लगेगा 4g, है ना। और ये अगर 2 kg ब्लॉक के ऊपर, 2 kg ब्लॉक को अगर ये पुश करेगा तो न्यूटन थर्ड लॉ मोशन से क्या होगा, 2 kg वाला भी इसको पुश करेगा, है ना, इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो इधर मान लिया ये लगा, ये R डैश बोल लो, R डैश, ठीक है। 2 kg का बनाएंगे, आपका इससे भी काम हो जाएगा, है ना, इससे भी काम हो जाएगा। देखो अगर यहाँ पे सॉल्व करना चाहेंगे तो यहीं इससे भी हो जाएगा। अब अप्लाई कर दो, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्स। एक्स डायरेक्शन में कौन कौन सा फोर्स है, 24 न्यूटन, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या है, आर डैश माइनस आर डैश, बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्स। एम कितना है, एम कितना है इसका 4 है, और एक्सेलरेशन कितना आया है 4 आया है। तो 24 माइनस आर डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 16। तो आर डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई 24 माइनस का 16, तो आर डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 8 न्यूटन, ठीक है। इससे भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ से भी 2 kg वाले ब्लॉक से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। इसको देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, पॉज करके। इससे भी हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं, 2 kg वाले ब्लॉक को लेकर के भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस पे लगेगा इधर आर डैश, है ना, आर 4 kg वाला ब्लॉक इसको पुश कर रहा है ना, उसी को तो हम लोग आर डैश बोल रहे हैं। और ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन कुछ, ठीक है, R2 बोल रहे इसको, नीचे mg लग रहा है 2g, ठीक है, और तो कोई फोर्स इस पर लग नहीं रहा है। तो सिंपली अप्लाई करो, इसके लिए अप्लाई करो, सिग्मा एफ एक्स बराबर एम इंटू एक्स। एक्स डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स है, आर डैश। आर डैश इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम इंटू एक्स। मास कितना है 2 और एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन है 4, तो आर डैश बराबर कितना आ गया 8 न्यूटन, यहाँ पर भी आ गया, ठीक है। सिंपल बात है, क्लियर बात है, बन गया। चलो अगले क्वेश्चन देखो बच्चे, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इसमें थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया गया। ये 4 kg का ब्लॉक है, 2 kg का, और ये 1 kg का है, ठीक है। उसी तरह से साथ साथ में रखे हुए, पास पास में रखे हुए। इधर से फोर्स लगाया गया, सपोज कर लो 28 न्यूटन का, ठीक है। 28 न्यूटन का फोर्स लगाया गया, इसको पुश किया जा रहा है 4 kg वाले ब्लॉक को। आपसे पूछ रहा है पहला, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक
प्रत्येक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ। और दूसरी बात ये नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन, नेम दे देते हैं इसका ए बी सी, ब्लॉक्स बी एंड सी, बी और सी ब्लॉक के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ये पूछ रहा है। हमारी बात समझ में? देखो बड़ा सिंपल सी, पहले तो एक्सेलरेशन तीनों को हम सिस्टम मान सकते हैं, एकदम मान सकते हैं जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मान सकते हैं ना। पुश करेगा क्या होगा, तीनों एक साथ चलेगा, धक्का देगा ये आगे बढ़ो, सिंपल। तो देखो क्या हो जाएगा, सिंपली हम लोग तीनों को एक सिस्टम मान सकते हैं, तो तीनों को मिलाकर के कितना हो जाएगा, 4 2 6 और 1 7, 7 kg हो जाएगा। 7 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ भाई, 28 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दे, देखो एकदम सिंपल है भाई, इधर नॉर्मल रिएक्शन लगा, इधर लगेगा mg मतलब 7g लगा, और तो कोई फोर्स है नहीं। अप्लाई करोगे, कोई इंक्लाइन फोर्स नहीं है, रिजॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, सिंपली अप्लाई करोगे क्या, सिग्मा एफ एक्स बराबर एम इंटू एक्स, सिग्मा एफ एक्स में क्या हो जाएगा, सिर्फ 28 न्यूटन का फोर्स लगा है, 28 बराबर क्या हो जाएगा, एम मास 7 इंटू एक्सेलरेशन ए मान लो, या एक्स ही रहने दो, तो एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 28/7 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कंफर्म बात। अब देखो पूछा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन एक्टिंग बिटवीन ब्लॉक्स बी एंड सी, बी और सी के बीच का नॉर्मल रिएक्शन पूछा है। अब जरा देखो सिंपल बात, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सी का बना लो, सबसे आसान। देखो सी का क्यों बनाया, सी का इसलिए बनाए क्योंकि ये क्या है, सी वाले पे सबसे लिस्ट फोर्स लग रहा है, लिस्ट फोर्स कहने का मतलब लिस्ट नंबर ऑफ फोर्स लग रहा है। जैसे बी की बात करें तो बी पे कौन कौन फोर्स लगाएगा, ए भी लगाएगा और सी भी लगाएगा, ठीक है। आई बात समझ में? तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, बनेगा उससे भी, लेकिन अगर सी को हम लोग एज्यूम करके चलते हैं तो सी पे सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, वो बी लगा रहा है। अब जितना बी सी पे लगाएगा उतना ही सी बी पे लगाएगा, और वही तो हमसे पूछा है कि बी और सी के बीच में कितना नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, तो इसलिए यही लगाएंगे। तो सी पे सी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो देखो इधर लगा, इसको बोल लेते हैं आर बोल लेते हैं, इधर नॉर्मल रिएक्शन है, कुछ लग रहा होगा, ठीक है। नीचे इसका mg लग रहा होगा, वेट 1 इंटू जी, और कोई फोर्स नहीं, क्लियर। वाई डायरेक्शन वाले फोर्स को कोई मतलब नहीं है, बॉडी का मूवमेंट एक्स डायरेक्शन में हो रहा है, पूछा भी हमसे एक्स डायरेक्शन वाला ही जा रहा है, तो अब सिंपली अप्लाई कर दो क्या, सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्स। सिग्मा एफ एक्स में क्या हो जाएगा, सिर्फ आर लग रहा है, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मास 1 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन है 4, तो आर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बच्चे, 4 न्यूटन, ठीक है। तो बी और सी के बीच में कितना फोर्स लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन 4 न्यूटन का नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, क्लियर बात। जल्दी से नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखो बच्चे, ये अगला क्वेश्चन, चलो इसको थोड़ा चेंज कर देते हैं इस बार, ठीक है। 3 ब्लॉक फिर से है, 4 kg, 3 kg और 2 kg का, और इस बार फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है इसको 36 न्यूटन का, स्लो 72 न्यूटन कर दिया, ठीक है। कैलकुलेशन इजी के लिए डेटा इजी रख रहे हैं, ठीक है, बाकी कॉन्सेप्ट तो आपको सीखना है। तो ये 4 kg, 3 kg और 2 kg का जो ब्लॉक है वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, ये धागा से कनेक्टेड है, और ये फोर्स लगा करके खींचा जा रहा है आगे वाले ब्लॉक को 72 न्यूटन का। आपसे पूछ रहा है एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक, प्रत्येक ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताओ, और दूसरी चीज क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग, इसका नाम दे दो ए बी सी, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी वाला जो स्ट्रिंग है इसके बीच में कितना टेंशन है ये आपको बताना है, ठीक है। चलो ऐसे केस में आप लोग क्या करेंगे, लास्ट वाले लेंगे, एक और कर लो इसमें, टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन बी एंड सी, दोनों में बताना है, दोनों स्ट्रिंग में कितना कितना टेंशन होगा ये आपको बताना है। चलो देखो एक्सेलरेशन तो बहुत आसान है, तीनों को एक सिस्टम मान सकते हैं क्योंकि तीनों क्या हो रहा है, एक साथ चल रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन अब सिंपली आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, नेट फोर्स कितना है, एफ नेट बाई एम टोटल, तो नेट फोर्स कितना है भाई 72 न्यूटन है, और एम टोटल कितना है 4 3 7 और 2 9, तो ये कितना आ गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये बिल्कुल उसी तरह से हमने निकाला है जो कि पिछले क्वेश्चन में हम लोग करते आ रहे थे। फर्क क्या था, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेप वाइज लिखे, इसमें हमने डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब रही बात टेंशन इन स्ट्रिंग बिटवीन ब्लॉक ए एंड बी,
अब एक्सेलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इसका मतलब क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें, जितने भी ब्लॉक्स हैं, ये वाला और ये वाला, एक्सेलरेशन इनका क्या है, सबका एक्सेलरेशन कितना है, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही है। ओके ठीक, अच्छी बात, बढ़िया बात, खूबसूरत, ठीक। चलो अब अगर बात है आपको स्ट्रिंग ए और बी के बीच में, जो ए और बी ब्लॉक को कनेक्ट करने वाला स्ट्रिंग है, इसमें टेंशन आपसे पूछा है कि बताओ भैया टेंशन कितना होगा। तो टेंशन कितना होगा, इसके लिए हमको क्या करना होगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना होगा। देखो मान लिया फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, किसका, इसका 4 kg का बना लो। 4 kg का बना लोगे तो एकदम आसानी से बन जाएगा ये। 4 kg का बनाएंगे तो देखो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनो। देखो 2 स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन का डायरेक्शन किधर होगा, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट T1, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट T1, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट T2, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट T2। ठीक है, ये सब तो बातें आनी चाहिए बिल्कुल आराम से। तो 4 kg का बनाया तो T1 लगा इधर, तो ये T1 हो गया भैया। ऊपर लगा नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन बोल दिया। नीचे लगा mg 4g, इसको दे दिया नाम। कंफर्म बात, बताओ हो गया। चलो अब अप्लाई कर दो। सिग्मा एफ एक्स बराबर m इंटू एक्स अप्लाई करोगे, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स क्या है, T1 है। तो T1 बराबर क्या हो जाएगा, m इंटू ए, मास कितना है भाई 4 kg और एक्सेलरेशन कितना 8 है। तो T1 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा भाई, 32 न्यूटन। सिंपल बात। तो T1 का वैल्यू आ गया जो A और B के बीच में है। रही बात T2 की, तो बहुत आसानी से T2 भी बना सकते हैं। देखो T2 को कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, देखो T2 को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। आपकी मर्जी, आप जिसको भी ले सकते हो, ठीक है, बस प्रोसेस चेंज हो जाएगा। सॉरी प्रोसेस यही रहेगा। कंडीशन जो है फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का, उसमें इधर फोर्स लग रहा है, उसमें इधर लग रहा है, वो बस देख लेंगे, बाकी प्रोसेस तो सेम है। तो 2 kg ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। 2 kg पे लगने वाला फोर्स देखो कौन कौन सा है, 72 न्यूटन है इधर। ऊपर में कोई नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, आर बोल लेते हैं इसको, या कुछ भी एन बोल दो, जो मर्जी, यहाँ भी आर बोल दो। नीचे क्या लग रहा है, mg लगेगा, मतलब 2g लगेगा। और पीछे की तरफ देखो यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है, T2 लग रहा है, T2। ठीक है, तो देखो बच्चे यहाँ पे फिर से अप्लाई करेंगे। नेट फोर्स x डायरेक्शन में बराबर m इंटू ए। तो राइट वर्ड लग रहा है 72 और लेफ्ट वर्ड लग रहा है T2। तो 72 माइनस T2 लिखेंगे, नीचे दिख रहा है ना, हाँ अभी तो बहुत ऊपर है। तो 72 माइनस T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, m इंटू ए, मतलब 2 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना है भाई, एक्सेलरेशन है 8। इसका मतलब T2 बराबर क्या हो जाएगा, T2 को उधर लेके चले जाओ, इधर किसी को भी। T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, 72 माइनस 16। तो 12 में से 6 गया 6 और 6 में से गया 5, इतना न्यूटन। कैलकुलेशन चेक कर लेना भाई, मेरा बड़ा गड़बड़ है, ठीक है, ये आपकी जिम्मेवारी। जिसका हम निर्वहन नहीं कर सकते वो तुम्हारी जिम्मेवारी। ठीक है, आया बात समझ में, देख लो एक बार, कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है, क्लियर बात है। चलिए पॉज करके नोट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। चलो बच्चा लोग, तो ये आपके सामने अगला सवाल दिख तो नहीं रहा होगा, दिख रहा है, नहीं दिख रहा, चलो मंडी हटाते हैं ये, हाँ चलो। तो ये अगला सवाल है आपके लिए। एक ब्लॉक है ये, इसका मास मान लो m है कुछ भी, ठीक है, m मान लिया मास, m kg मास इसका, ठीक है। आपसे पूछ रहा है 2 स्ट्रिंग यहाँ पे देखो, एक तो हॉरिजॉन्टल है, दूसरा इसे कान पकड़ के इसको लटकाए हुए है इसे, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि ये वाला स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। तो देखो भाई 2 स्ट्रिंग है, इसका मतलब 2 टेंशन भी होगा, ठीक है। एक तो इधर होगा, मान लो ये T1 है और ये मान लो T2 है। तो यहाँ भी T2 और यहाँ भी T1, ठीक है। और बड़ा कंफ्यूजन, ये वाला पूछ रहा है T2 का वैल्यू बताओ। अब इसमें देखो ऐसे क्वेश्चंस में करते क्या, जहां पे कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दिया हुआ है, वैसे क्वेश्चन में हम लोग करते क्या है, देखते हैं कि क्या क्या चीज गिवन है। तो यहाँ पे गिवन क्या क्या है वो फाइंड आउट करें। m गिवन है, थीटा गिवन है, ठीक है, और कुछ गिवन है और कुछ गिवन नहीं है। मतलब जब भी आपको वैल्यूज लाना है T2 का, या जो भी पूछा है T1 का, अगर पूछता तो T1 का, तो वो आपका वैल्यू m और थीटा के टर्म में आने चाहिए, नोन के टर्म में आने चाहिए, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू तो है नहीं यहाँ पे कि 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन आ जाएगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ इसका। m लिया, m है ये, इस पर देखो कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये लग रहा है T2, ठीक है, T2 लगा दिया। नीचे लगेगा mg लगा दिया, ठीक है। और ये T1 लग रहा है इधर भाई साहब, T1 इधर लग रहा है। तो ये बन गया फ्री बॉडी डायग्राम। सिस्टम ले लिया, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप हमने फ्री बॉडी डायग्राम बना लिया, और तीसरा स्टेप क्या कहता है भाई, रिजॉल्व करो। तो यहाँ तो वाकई में है एक इंक्लाइन फोर्स है यहाँ पे, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत है T1 की।
तो T1 जो है, T1 यहाँ पर देखो आप थीटा एंगल बना रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे अगर हम वर्टिकल ड्रॉ करेंगे तो ये भी क्या होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हो जाएगा और ये वाला ट्रांसवर्सल हो जाएगा, तो ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा। तो चलो भैया अपना काम बन गया, अपना काम बनता। अब आगे चलो देखो, तो ये T1 है, T1 है बच्चों, T1 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 T1। तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा T1 cos थीटा, और इधर क्या हो जाएगा T1 sin थीटा। रेजोल्यूशन तो आप लोग को आ ही रहा होगा, T1 का काम हो गया खत्म। मतलब अगर हम फ्रेश तौर पे इसको बनाए, अब इसको हम, इसका अगर हम डायग्राम बनाए अगर फ्रेश तौर पे, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे लगेगा mg, इधर लगेगा T2, इधर लगेगा T1 sin थीटा, T1 sin थीटा, और इधर क्या लगेगा भाई, ऊपर क्या लगेगा T1 cos थीटा। देखो पता क्या करना है, T2 पता करना है, ठीक है। अब हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक, अप्लाई करो सबसे पहले सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू, चलो यहाँ से अप्लाई करते हैं, ठीक है, थोड़ा स्पेस मिल जाएगा। सिग्मा एफ वाई बराबर एम इंटू ए वाई अप्लाई करो, ठीक है। जरूरत है यहाँ पे अप्लाई करने का, देखना क्यों जरूरत है। तो वाई डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स ऊपर है T1 cos थीटा और नीचे है mg, तो माइनस mg कर लिए, बराबर m इंटू जीरो, एक्सेलरेशन तो कुछ है ही नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, T1 cos थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा mg। क्लियर बात, ये हमारे लिए जरूरी था। तेरी आंखों की दरिया का उतरना भी जरूरी है, निकलना भी जरूरी था जो। चलो फिर से अप्लाई करेंगे, सिग्मा एफ एक्स बराबर एम इंटू एक्स। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स राइटवर्ड है T2, तो T2 पॉजिटिव लेंगे, लेफ्टवर्ड है T1 sin थीटा, तो माइनस T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई, एम इंटू ए, तो ये भी फिर से क्या हो जाएगा जीरो। इसका मतलब T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T1 sin थीटा। देखो बात करो, बताओ हाँ कि ना, बोलो कोई दिक्कत वाली बात, बोलो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई T2, इक्वेशन नंबर 2। अब एक काम करो, पहले को दूसरे से डिवाइड कर दो। तो पहला क्या है, पहला है T1 cos, नहीं दूसरे को पहला से कर दो, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो दूसरा क्या है, T1 sin थीटा इज इक्वल्स टू T2, इसको डिवाइड करो किससे, T1 cos थीटा, तो इधर किससे डिवाइड करना होगा, mg से। तो ये T1 कैंसिल हो जाएगा, और sin थीटा बाई cos थीटा क्या आ जाएगा भाई, tan थीटा इज इक्वल्स टू T2 बाई mg, मतलब T2 इज इक्वल्स टू क्या आ गया mg tan थीटा। सुपर सुपर सुपर। अब देखो T2 आपसे पूछा था, T2 के बारे में आपसे पूछा था, और आपको किस में लाना था आंसर, m में और थीटा में। देखो m और थीटा में आया है कि नहीं आया है, mg tan थीटा, जी तो पता ही है ना। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नोट करो जल्दी से, एकदम एक एक सवाल, एक एक अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, क्योंकि ये वीडियो देखने के बाद एनएलएम जो है एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। वन शॉट वीडियो हमेशा रिवीजन के लिए, हमेशा कॉन्सेप्ट रिवीजन के लिए, एप्लीकेशन रिवीजन के लिए, हर चीज के लिए देखेंगे। चलो बच्चों, नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब कि जहां से ऑब्जर्वर वर्क कर रहा हो, जहां से ऑब्जर्वर किसी भी चीज को ऑब्जर्व कर रहा हो, उसका लोकेशन, उसका जो कोऑर्डिनेट है वह किस तरह का है। तो जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो दो तरह का होगा, एक होता है inertial frame of reference, and second one is non-inertial frame of reference। देखो हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं ये जरा समझो, inertial frame of reference और non-inertial frame of reference। inertial frame of reference क्या होगा, एक ऐसा frame of reference जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो। अब कोई एक्सेलरेशन कहने का मतलब क्या, दो कंडीशन हो सकता है, या तो फ्रेम रुका हुआ है या फिर वह कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चल रहा है। वैसे फ्रेम को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। नॉन इनर्शियल में क्या हो जाएगा, एक ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेटेड है, जो एक्सेलरेटेड है, जिसका एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सिंपली यहां से डिफाइन करते हैं, यह फ्रेम कैसा है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग नो एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, फ्रेम इज आइदर एट रेस्ट और मूविंग विथ
कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। और ये नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या हो जाएगा, इसको सिंपली हम लोग बोलेंगे एक्सेलरेटेड फ्रेम, है ना। एक ऐसा फ्रेम जिसमें कुछ एक्सेलरेशन हो, एक्सेलरेशन यहाँ पे नॉट इज इक्वल्स टू जीरो। एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें क्या हो, कुछ एक्सेलरेशन हो, मतलब वो फ्रेम क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक है। अब देखो हमने ऐसा क्यों पढ़ा, एक्सेलरेटेड फ्रेम और इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हम लोग क्यों पढ़े, इसकी जानकारी अभी हम आपको देते हैं। क्योंकि अभी तक हमने जो भी चीजें देखा था वो क्या था, एक ऑब्जर्वर इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा था, उसी फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा था जहां पे वो ऑब्जेक्ट था, और वो फ्रेम कैसा था, इनर्शियल था। आइए एक सिचुएशन को हम लोग जरा ऑब्जर्व करते हैं। देखो बच्चों, हमारा सिचुएशन ये है, जो गिवन सिचुएशन है वो ये है कि सपोज कर लो कोई बॉडी है, ये बॉडी है, कोई मास है, यह स्ट्रिंग से लटका हुआ है एक एलिवेटर में, जो एलिवेटर ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, एक्सेलरेशन है इसमें ए एक्सेलरेशन। अब सपोज कर लो इसको, अब ये देखो ऊपर टॉपिक तुमको देखा लिखा हुआ मिल सकता है, यहाँ पे सूडो फोर्स दिख सकता है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं अभी फिलहाल सिचुएशन पे हम लोग कंसंट्रेट करते हैं। एक मान लो ऑब्जर्वर यहाँ पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है, जमीन पे खड़ा है, यह जमीन पे खड़ा है, अर्थ पे खड़ा है, और ये इसको ऑब्जर्व कर रहा है। इसका ऑब्जर्वेशन क्या बताएगा, ये अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएगा तो कैसा बनाएगा भाई, इसके अकॉर्डिंग, इसका नाम दे दो, इसका नाम है गजोधर। तो गजोधर भैया क्या बताएंगे कि ये है भैया एम, इस पे नीचे लगेगा एम जी, इस पे ऊपर लगेगा क्या, ऊपर लगेगा टेंशन, स्ट्रिंग है तो टेंशन लगेगा ना भाई, और इसको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा क्योंकि एलिवेटर ऊपर जा रहा है, तो इसको ये ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा, तो इसको इसमें एक्सेलरेशन दिखेगा ए। अब अगर ये इक्वेशन लिखेगा, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का इक्वेशन लिखेगा यहाँ पे, तो क्या लिखेगा, सिग्मा अगर अप्लाई करेगा, सिग्मा एफ वाई बराबर एम इंटू ए वाई, तो क्या क्या लिखेगा, ये ऊपर लग रहा है टेंशन तो टी, नीचे लग रहा है एम जी तो माइनस एम जी, बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। क्लियर बात है, आएंगे समझ में। इसका मतलब यह क्या लिखेगा, टी माइनस एम जी माइनस एम इंटू ए इज इक्वल्स टू जीरो। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो बहुत सिंपल है ना भाई, समझ में आने वाली तो बात ही है, कैसे नहीं आएगा, आएंगे समझ में, ठीक। देखो अब सपोज कर लो ये तो गजोधर भैया है, यहाँ कोई चंपा दीदी चंपा दीदी, यहाँ चंपा दीदी, ठीक है, ये चंपा दीदी, चंपा। अब ये क्या देखेंगी, इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर बनाएंगी, चंपा दीदी क्या है, चंपा देखो ये क्या बनाएंगे, ये मुस्कुराएंगे से ऊपर लग रहा है टेंशन, नीचे लग रहा है एम जी, और इनका काम खत्म हो गया क्योंकि ये तो उसके साथ ऊपर ही जा रही हैं, ये साथ जा रही है, इनको क्या पता है कि ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहे हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पता नहीं, हमारे सामने हमारे रेस्पेक्ट में तो इस क्या है, रेस्ट में है, कुछ नहीं है। तो ये सिंपली क्या करेंगे, एक्सेलरेशन का ये अगर इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ वाई इज इक्वल्स टू एम इंटू ए वाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऊपर लगा टेंशन, नीचे लगा एम जी इज इक्वल्स टू एम इंटू जीरो, तो सिंपली टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो बता देंगे। गड़बड़ हो गया। अब देखो एक ही सिचुएशन के दो इक्वेशन आ रहे हैं, एक तो यहाँ से आ रहे हैं टी माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू जीरो, टी माइनस एम जी इज इक्वल्स टू जीरो, कुछ तो गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है भाई, तो गड़बड़ ये है कि इसमें एम ए वाला टर्म नहीं है, तो हमको जबरदस्ती इसको ऐसा बनाने के लिए एक एडिशनल टर्म इसमें ऐड करना होता है। देखिए क्या किया हमने, इसको ऐसा अगर लाना है तो क्या होगा, माइनस एम ए ऐड करना होगा ना इसमें, तो टी माइनस एम जी माइनस एम ए इज इक्वल्स टू जीरो, तब ये इसके बराबर होगा। अब माइनस एम ए कहने का मतलब क्या हुआ, माइनस, देखिए माइनस कहने का मतलब क्या, नीचे की तरफ लग रहा है, यहाँ भी माइनस हमको करना पड़ा, इसका मतलब एम ए किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। अब जरा एक बताओ, इसी को हम लोग बोलते हैं सूडो फोर्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कहने का मतलब, सूडो का मतलब झूठा, झूठा कहीं का, तो सूडो फोर्स हुआ। सूडो फोर्स कहने का मतलब झूठा फोर्स, क्योंकि देखो अगर हम लोग टेंशन की बात करें कि टेंशन किसकी वजह से लगा है, तो टेंशन लगा स्ट्रिंग की वजह से। एम जी किसकी वजह से लगा है, तो एम जी लगा है ग्रेविटी की वजह से, अर्थ की वजह से। एम ए किसकी वजह से लगा है पता नहीं, सूडो फोर्स, ठीक है। तो सूडो फोर्स कब लगाना पड़ेगा, इसमें लगाना पड़ा, नहीं लगाना पड़ा, क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर ग्राउंड से काम कर रहा था,
नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम से काम कर रहा था, इनर्शियल फ्रेम से काम कर रहा था। और यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है चंपा, ये एक्सेलरेटेड फ्रेम से काम कर रही है। एक्सेलरेशन, ये फ्रेम जो है वो ऊपर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, तो ये एक्सेलरेटेड फ्रेम से वर्क कर रही है। तो जब भी कोई ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड फ्रेम से ऑब्जर्व करेगा तो वहां पर सूडो फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। अब बात यह है कि सूडो फोर्स आखिर अप्लाई करना पड़ेगा तो तीन चीजें इसमें। पहला चीज तो कि कब अप्लाई करना पड़ेगा, इसका जवाब आपको मिल गया कि जब ऑब्जर्वर कहां से काम करेगा, नॉन एनर्शियल फ्रेम से काम करेगा। दूसरी बात, कितना लगेगा और किधर लगेगा। तो देखिए कितना लगा है, m इंटू ए। एम क्या है, मास ऑफ बॉडी जिसको ऑब्जर्व किया जा रहा है, और ए क्या है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, है ना, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम, जिस जो फ्रेम का एक्सेलरेशन है। और माइनस कहने का मतलब क्या है, नीचे की तरफ। एक्सेलरेशन देखिए ऊपर की तरफ है, लेकिन फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब जो फोर्स का डायरेक्शन होगा सूडो फोर्स का, वह क्या होगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। अब चलिए जरा हम लोग लिख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में क्या क्या लिखेंगे। पहला चीज, सूडो फोर्स इज अप्लाइड when observer is working from non inertial frame। जब ऑब्जर्वर कहां से काम करे, नॉन एनर्शियल फ्रेम से काम करे। दूसरी बात, इट्स मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ mass of the object and acceleration of the frame। मास ऑफ ऑब्जेक्ट और फ्रेम के एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट के क्या होगा, वो इक्वल होगा। क्लियर बात है। और तीसरी बात, ये तीसरी बात हम यहां पे नोट कर देते हैं बच्चों, डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ सूडो फोर्स, फोर्स इज ऑपोजिट to the direction of acceleration of the frame। जो सूडो फोर्स का डायरेक्शन होता है वह एक्सेलरेशन किसका, फ्रेम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सूडो फोर्स। सूडो फोर्स नोट करेंगे, नोट कीजिए जल्दी से, हम मिटाते हैं, पानी पीते हैं। चलो बच्चों जल्दी नोट करो, आते हैं। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कार है, ये हमारी कार है, और ये कार है। तो ए कार इज मूविंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। एक कार जो है वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव कर रही है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। एक्सेलरेशन कितना है बच्चे, इसका ए है। अब पेंडुलम इज स्टेशनरी विद रेस्पेक्ट टू कार, और कार जो मूव कर रहा है उसमें पेंडुलम एक लटका हुआ है, ठीक है। अब पेंडुलम इससे एंगल बना करके बेचारा रेस्ट में चुपचाप विद रेस्पेक्ट टू कार। तो कार के रेस्पेक्ट में क्या है, रेस्ट में है। कहता है इसका मास, मान लीजिए इसका मास m है। तो कहता है बच्चों कैलकुलेट एंगल मेड बाय पेंडुलम। तो ये जो एंगल बनाया है पेंडुलम, ऐसे तो रुका हुआ कार रहता तो ये क्या रहता, हॉरिजॉन्टल रहता, ठीक है। तो ये पेंडुलम कितना एंगल बना रहा है ये पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। देखो ये एंगल थीटा है, यहाँ पे अगर वर्टिकल ड्रॉ करोगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल। तो आइए हम लोग इसका क्या करते हैं, इसका ऑब्जर्वर को यहाँ पे बिठा लो बाबू, ठीक है। सूडो फोर्स इसी दिन के लिए पढ़ाए थे कि आपको प्रॉब्लम को सिंप्लीफाई करना आ जाए। अगर आप इसको बाहर से ऑब्जर्व करते हैं तो फिर से एक फोर्स लगाना पड़ेगा, एक्सेलरेशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। चीजों को आसान करो, ठीक है। अब जहां पे मूव करना है, देखो ऑब्जर्वर को कहां पे बिठा दो, यहां पे बिठा दो। आप यहां से ऑब्जर्व कर रहे हो, इसको यहां से ऑब्जर्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो ये पेंडुलम का बॉब है, इसका मास है m भैया, ठीक है, m है। अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ तो नीचे क्या लगेगा, नीचे mg। इधर टेंशन लग रहा था तो इसको रिजॉल्व कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा छोड़ो, अगले स्टेप में रिजॉल्व कर लो। इधर m है तो ये mg लगा, इधर टेंशन लगा। और कोई फोर्स, और कोई फोर्स नहीं, और कोई फोर्स, और कोई फोर्स नहीं है ना, नहीं इतना मारेंगे ना। अभी देखो ये ऑब्जर्वर कहाँ से काम कर रहा है, कार में से। कार कैसा है, एक्सेलरेटेड है, कार इधर मूव कर रहा है,
मतलब ऑब्जर्वर कहाँ से वर्क कर रहा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम से ऑब्जर्व कर रहा है, तो इसमें सूडो फोर्स लगेगा ना जी। सूडो फोर्स किधर लगेगा, एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, राइट वर्ड हो रहा है, तो लेफ्ट वर्ड में क्या लगेगा, सूडो फोर्स। सूडो फोर्स कितना लगेगा, मास ऑफ बॉडी मतलब मास ऑफ बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम मतलब ए। ये क्या कैसा फोर्स है बच्चों, सूडो फोर्स है ये, सूडो फोर्स, ठीक। और कोई फोर्स, और कोई फोर्स नहीं। चलिए अगला स्टेप कहता है कि रिजॉल्व कर लो इसको, ठीक है। अगला कहता है स्टेप कि रिजॉल्व कर लो, अगर कोई इंक्लाइंड फोर्स है तो उसको क्या कर लो बच्चों, रिजॉल्व कर लो। तो ए में इसको हम लोग जब रिजॉल्व करेंगे, ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ऊपर में क्या लगेगा, इधर क्या लगेगा टी कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट इधर क्या मिलेगा इसका, इधर क्या होगा टी ए, और इधर टी कॉस थीटा होगा, इधर क्या हो जाएगा टी साइन थीटा हो जाएगा। मतलब इधर क्या हो गया बच्चे, टी साइन थीटा। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी, बट पढ़ो सीखो। अप्लाई करेंगे अब एक्स डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे, आपको तो अल्टीमेटली थीटा चाहिए। चलो एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर लो, एक्स डायरेक्शन में अप्लाई कर लो। तो सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, एम इंटू एक्स। सिग्मा एफ एक्स में क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा, और इधर क्या है माइनस एम ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो क्यों, क्योंकि ऑब्जर्वर जब कार में है तो इसके रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है ना, कार के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा। बड़ा सिंपल सी बात। इसका मतलब क्या हो गया भाई, टी साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम इंटू ए। इक्वेशन नंबर 1 बोल लेते हैं इसको। फिर अप्लाई करेंगे वाई डायरेक्शन में, मतलब सिग्मा एफ वाई बराबर क्या हो जाएगा, एम इंटू ए वाई, मतलब टी कॉस थीटा माइनस का एम जी बराबर एम इंटू ए वाई। मतलब ये जीरो हो जाएगा क्योंकि वाई डायरेक्शन में भी कोई चांस है ना है। तो टी कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एम जी। इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। अब 1 को 100 से डिवाइड कर लो, 2 से डिवाइड करेंगे बच्चों, तो आ जाएगा टी साइन थीटा बाई टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम ए बाई एम जी। एम एम कैंसिल, टी टी कैंसिल, implies that tan theta is equals to a by g implies that theta is equals to क्या हो जाएगा बच्चे, tan इनवर्स ऑफ a by g। ये तो पूछ रहा था कि थीटा का वैल्यू क्या होगा। अब देखो नोन के टर्म में लाए, a और g दोनों आपको पता है। a क्या है, एक्सेलरेशन जो कि गिवन है, और g क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो पता ही है। नोन के टर्म में लाना है हमेशा हमेशा। देखो समझ में आया कि नहीं आया, देखो बच्चे, प्यारे बच्चे मुन्ने। चलो बच्चों धीरे धीरे हम लोग अंतिम पड़ाव की तरफ चल रहे हैं। आगे हम लोग देखेंगे रीडिंग ऑफ मशीन। रीडिंग ऑफ मशीन, कई बार वेइंग मशीन का रीडिंग आपसे पूछा जाता है, ठीक है। बेसिकली रीडिंग ऑफ मशीन जो होता है वो आप समझ लीजिए पहले। रीडिंग ऑफ मशीन क्या होता है, रीडिंग ऑफ मशीन बराबर होता है बच्चों, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी, ठीक है। ये होता है रीडिंग ऑफ मशीन, हमेशा ध्यान में रखेंगे। रीडिंग ऑफ मशीन क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन डिवाइडेड बाय जी। अब मान लो कोई वेइंग मशीन है, ठीक है, ये रुका हुआ है, ठीक है, इस तरह से कोई भी वेइंग मशीन है, इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसका मास है m, तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा, ऊपर रहेगा नॉर्मल रिएक्शन और नीचे रहेगा mg। तो बेसिकली क्या रहेगा, नॉर्मल बराबर क्या रहेगा, mg रहेगा इस केस में, क्योंकि कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसका बैलेंस फोर्स है। तो रीडिंग क्या हो जाएगा इसका जो रीडिंग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बच्चे, n बाई जी, मतलब mg बाई जी, मतलब क्या हो जाएगा, सिंपल m हो जाएगा। क्लियर बात आई समझ। अब मान लो कि यही क्या है, ये केस नंबर 1 हो गया। केस नंबर 2, मान लो कि यही जो वेइंग मशीन है वो एक एलिवेटर में रखा हुआ है और उस पे m रखा हुआ है मास। अब ये एलिवेटर ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जा रहा है, तो अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम जब बनाएंगे इसका, तो क्या होगा, ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन, नीचे क्या लगेगा mg, और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो क्या होगा, एक सूडो फोर्स लगाइए, इधर m में सूडो फोर्स लगाइए। अगर यहाँ से नहीं भी ऑब्जर्व कीजिएगा, बाहर से ऑब्जर्व कीजिएगा, तो इसमें एक्सेलरेशन ऊपर है ना, तो F बराबर m कीजिएगा तो वैल्यू इतना ही आएगा, दोनों सेम चीज है। खाली सूडो फोर्स क्या करता है, आसान बना देता है इसको, बस सिंपल हो। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, इसमें n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो है उनका n, ऊपर वाला फोर्स कितना है n है, और नीचे वाला mg प्लस m है, इसके रेस्पेक्ट में क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n बराबर mg प्लस का m है। तो रीडिंग क्या हो जाएगा,
रीडिंग बराबर क्या हो जाएगा, एम जी प्लस एम ए डिवाइडेड बाई जी। ठीक है, एम जी प्लस एम ए डिवाइडेड बाई जी, मतलब ये हो जाएगा एम कॉमा ले लेंगे तो जी प्लस ए डिवाइडेड बाई जी, मतलब क्या हो जाएगा एम इंटू 1 प्लस ए बाई जी। इसका रीडिंग हो जाएगा कब, जब वेइंग मशीन जो है एक एलिवेटर में रखा हुआ रहे और एलिवेटर ए एक्सेलरेशन के साथ ऊपर जाए। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट थर्ड वाला, थर्ड केस। केस नंबर 3, केस नंबर 3, जब एलिवेटर नीचे है, जब यह नीचे की तरफ आएगा, वेइंग मशीन रखा हुआ है, इस पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है मास एम इसका, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा, नीचे लग रहा है एम जी, ऊपर लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और एक और क्या लग रहा है, चूंकि एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है इसलिए सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा एम इंटू ए। ठीक है, तो क्या होगा, लेकिन सूडो फोर्स लगा दिए तो कहाँ से लगाए हैं, मतलब ऑब्जर्वर यहाँ पे है इस फ्रेम में, और इसके रेस्पेक्ट में क्या होगा, रेस्ट में नजर आएगा, तो अब फिर एम ए लगाने का जरूरत नहीं, एम इंटू ए लगाने का जरूरत नहीं है, ए को बराबर एम ए करने का जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे देखिए ऊपर में कितना फोर्स लग रहा है, एन प्लस एम ए, नीचे में कितना लग रहा है, एम जी, तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी तो इसको रेस्ट में नजर आ रहा है। इसका मतलब एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया भाई, एम जी माइनस का एम ए। तो रीडिंग क्या हो जाएगा मशीन का, रीडिंग बराबर क्या होता है, एन बाई जी, मतलब नॉर्मल रिएक्शन बाई जी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, एम जी माइनस एम ए डिवाइडेड बाई जी, मतलब एम इंटू जी माइनस ए डिवाइडेड बाई जी, मतलब एम इंटू 1 माइनस ए बाई जी। ये कब होगा, जब कोई लिफ्ट या एक्सेलरेशन या एलिवेटर नीचे की तरफ आएगा तब होगा। ठीक है, नोट करेंगे इसको। कई बार बच्चों स्ट्रिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, कंस्टेंट रिलेशन से रिलेटेड। स्ट्रिंग का दो एंड अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव कर रहा होता है और उससे रिलेटेड आपको सवाल करने के लिए आते हैं, वो किसी बॉडी कनेक्ट, कोई बॉडी कनेक्टेड होता है उससे रिलेटेड। तो चलो जरा देखो, कंस्टेंट ऑफ अ टाइट स्ट्रिंग, हम लोग टाइट स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं। ये सपोज करो एक एंड जो है इसका, एक एंड ए है और दूसरा एंड बी है। बी एंड जो है इसका वो मान लो ए एंड जो है वो v1 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है और बी एंड जो है वो v2 वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। v1 जो है वो अल्फा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ और v2 जो है वो बीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ। तो इस कंडीशन में एक चीज़ तय है कि अगर स्ट्रिंग टाइट है बच्चों, इसका मतलब उसका एक कंपोनेंट जो है, एक्स कंपोनेंट जो है वो सेम है, तभी तो स्ट्रिंग टाइट है। अगर अलग अलग वेलोसिटी से मूव करता तो क्या हो जाता है, लूज हो जाता वो। आ रही बात समझ में। अगर मान लो अलग अलग वेलोसिटीज के साथ मूव करेगा तो क्या होगा, लूज हो जाएगा ना, या तो लूज हो जाएगा या फिर ब्रेक कर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा ये, इसका मतलब ये है एक्स कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करें, एक्स कंपोनेंट दोनों क्या होगा, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सेम होगा। तो इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, v1 cos अल्फा, और इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा बच्चों, v2 cos बीटा। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे, v1 cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, v2 cos बीटा। क्लियर बात है, नोट कीजिए इसको। चलो बच्चों, तो ये जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको कराया। ये वीडियो कैसा लगा आपको और कितना हेल्पफुल हुआ ये आप लोग ज़रूर बताएंगे। बताने को तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा ये वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर वन शॉट कहने का मतलब नहीं रह जाएगा इसका। ठीक है, तो वन शॉट का मतलब है कि आपको टू द पॉइंट सारा कॉन्सेप्ट माइंड में ला दे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा दे, है ना, जिससे कि ओवरऑल आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वन शॉट में, और वो किसका होगा वो हम जल्द अनाउंस करेंगे, आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मुझे ज़रूर बताइएगा इस वीडियो के बारे में कि आपको कितना हेल्पफुल हुआ है, ताकि उसी के अकॉर्डिंग हम भी इम्प्रूव करेंगे और हम भी अपना एफर्ट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, बाय बाय।